देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ें पूरी तरह से पढ़ने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जीएसटी का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, जिससे आप पहले ये समझ पाए कि एक्चुअल में जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, देन तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज भी हम अपनी बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे, बट आज थोड़ी सी चीज़ें आपको बहुत ही डीपली समझनी होगी। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीएसटी, ठीक है, रिग्रेसिव नेचर का होता है, इट मीन्स फिक्स नेचर का होता है। अब आपको लगेगा अरे रिग्रेसिव मतलब तो होता है डाउन होना, नहीं, रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है फिक्स नेचर का। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे क्लाइंट की इनकम बढ़ती है उस हिसाब से उसका टैक्स भी बढ़ता है, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। लेकिन जीएसटी क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज होता है, जैसे कि 5% हो गया, 12% हो गया, 18%, 28%। तो इस तरीके से क्या होता है, एक फिक्स नेचर का होता है, तो एक फिक्स रेट ही यहाँ पर एप्लीकेबल होता है जीएसटी का। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जीएसटी हमारा जो है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फिक्स नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी एक फिक्स नेचर का है, क्योंकि क्या है, रेट फिक्स होता है। ओके, तो ये चीज़ है। सेकंड, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक डिपार्टमेंट है। देखो, जीएसटी का एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, देखो जीएसटी कलेक्शन क्या हो रहा है, पेमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट होता है जिसका है सीबीआईसी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। मैंने आपको कल ही बताया था कि जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेस है एंड कस्टम। कस्टम भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कस्टम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो उससे पहले तो हमें पहले जीएसटी हो जाए, देन उसके बाद हम कस्टम को समझेंगे। तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, सीबीआईसी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे जीएसटी में जो भी कलेक्शन होते हैं, पेमेंट होते हैं, क्या पॉलिसी होगी, ठीक है, क्या रूल्स होंगे, ये सब सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा संभालता है वो है डिपार्टमेंट। ठीक है, सीबीआईसी, ठीक है, वो संभालता है, जिसमें सारी चीज़ों का मेंशन किया जाता है, सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट किया जाता है। ये सारे जो काम होते हैं वो सीबीआईसी का होता है। ठीक है, तो जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, तो ये हमारा सीबीआईसी जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्ट। देखो, अब हमें लगेगा अरे जीएसटी तो एक एक्ट होता होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जीएसटी में 35 एक्ट होते हैं। कैसे, हमें लगता होगा अरे जीएसटी है तो एक ही एक्ट होता होगा ना, जीएसटी एक्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्ट जो होते हैं वो हमारे 35 एक्ट होते हैं। अब 35 एक्ट कैसे होते हैं, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि किसमें कितने कितने एक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सीजीएसटी एक्ट होता है 1। ठीक है, हमारा 1 सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी मतलब हो गया सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, एक्ट 2017 होता है। एसजीएसटी हमारा होता है 31। ठीक है, एसजीएसटी कितना होता है, 31। एसजीएसटी मतलब हो गया स्टेट का जीएसटी, एक्ट 2017। ठीक है, 31 होता है। 1 हमारा आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017। 1 हमारा यूटीजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017। एंड 1 हमारा होता है कंपनसेशन एक्ट 2017। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल ये 31, 1, 1, 1 एंड 1, टोटल कितने हो गए, 35 एक्ट। तो हमारे जीएसटी के जो टोटल एक्ट होते हैं वो 35 एक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए है। अब आप समझेंगे कि भाई अब सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि सीजीएसटी क्या होता है। अभी बहुत ही डीपली मैं नहीं बताऊँगी, वो तो हम जैसे जैसे आगे करेंगे पता चलेगा, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या होता है। सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है। जैसे हम कभी भी विद इन द स्टेट अगर कोई भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है यूपी का। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यूपी से यूपी, जब हम लोग कोई भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्टेट है यूपी, अगर हम यूपी के ही अंदर में रहकर अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई करते हैं, किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की अगर हम सप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा एप्लीकेबल होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा। ठीक है, ध्यान रखा, जब हमारा विद इन द स्टेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा। तो जब यूपी से यूपी अगर हमारी सप्लाई हो रही है तो हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ये हमारा एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से जैसे समझ लो मुंबई से मुंबई ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में ही अगर हमारा सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मतलब विद इन द स्टेट अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा ट्रांसफ़र। और उस केस में मेरा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ये दोनों एप्लीकेबल होता है, डिवाइड होता है, मतलब कुछ परसेंटेज इसमें होता है। जैसे लाइक फॉर
12% है तो 6% CGST एंड 6% SGST, इस तरीके से हमारा एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा होता है CGST और SGST, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं IGST की, कि IGST कब एप्लीकेबल होता है, जब हम लोग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इट मीन सप्लाई करते हैं, तब हमारा IGST एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मुंबई से दिल्ली का, ठीक है। अगर हम लोग मुंबई से दिल्ली अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर, ठीक है। ये क्या होता है, इंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग IGST एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया 12% का, तो यहाँ पे 6+6% ऐसे एप्लीकेबल होगा, बट IGST में नहीं, IGST में टोटल मेरा 12% ही एप्लीकेबल होगा। मतलब रेट तो वही होते हैं, बट क्या है कि एप्लीकेबिलिटी अलग अलग तरीके से होती है। तो जब हम लोग आउटसाइड द स्टेट अगर हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली हो गया, तो उस केस में मेरा IGST एप्लीकेबल होता है, जिसको हम लोग इंटर ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है, इंटर सप्लाई कहते हैं। तो ये हमारा IGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हमारा CGST और SGST कब एप्लीकेबल होता है और हमारा IGST कब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो विद इन द स्टेट दिस इज कॉल्ड इंट्रा, तो इसको हम लोग कहेंगे CGST और SGST एप्लीकेबल होगा, और आउटसाइड द स्टेट इसको कहेंगे इंटर, जो हमारा IGST एप्लीकेबल होता है। अब हमारी बात आती है UTGST की। UTGST अब ये हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है, UTGST कुछ अलग से एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, बस फ़र्क क्या होता है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है, उसमें अगर हमारा जो भी ट्रांसफ़र होता है, उस केस में हम SGST के अलावा हम UTGST को एप्लीकेबल करते हैं। बट आपको पहले ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि यूनियन टेरिटरी कितने होते हैं। ऐसे तो हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमारे GST में थोड़ा सा रूल अलग है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी है, बट हमारे GST में थोड़ा सा अलग बताया गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग GST के हिसाब से यूनियन टेरिटरी को डिवाइड करते हैं, तो हमारे यूनियन टेरिटरी में आता है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए विदाउट लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा एंड दामन, लद्दाख एंड चंडीगढ़, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डीम्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ऐसे तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, ये सब चीज़ें हमारे क्या होती हैं, ऐसे तो ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी ही होती हैं, लेकिन हमारे GST में इसको डीम्ड स्टेट बताया गया है। हमारा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये विथ लेजिस्लेचर होते हैं, इसलिए हमारा GST में इसको डीम्ड स्टेट बताया गया है, ठीक है। इसलिए डीम्ड स्टेट होगा तो हमारा CGST एंड प्लस SGST ये एप्लीकेबल होता है, एंड विदाउट लेजिस्लेचर जो ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, डीम्ड यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे हमारा CGST प्लस UTGST हमारा एप्लीकेबल होता है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी 8 यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन हमारे GST में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड दामन, लद्दाख एंड चंडीगढ़, सिर्फ यही हम लोग डीम्ड यूनियन टेरिटरी कंसीडर करते हैं, एंड दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये हम लोग डीम्ड स्टेट कंसीडर करते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे डीम्ड स्टेट होता है वहाँ पे SGST होता है, और जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है तो वहाँ पे UTGST हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब UTGST का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि ये मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर किया कि जिस तरह से आपको समझ में आए। देखिए चंडीगढ़ से चंडीगढ़, अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भाई चंडीगढ़ तो हमारा जो है यूनियन टेरिटरी है, तो जब हम लोग चंडीगढ़ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी है तो इंट्रा ही, बट क्या है UTGST, देखा आपने, UTGST हमारा एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा UTGST हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा UTGST हो गया, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारा इंटर क्यों लिखा है, यहाँ पे IGST क्यों है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेट है, और लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो कहीं ना कहीं भले एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है तो आउटसाइड ही दोनों, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला है, कंसीडर किया इंटर, और इंटर मैंने हमेशा ही बोला जब आउटसाइड द स्टेट होता है तो वो हमेशा IGST ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आप ये मत करना कि अगर अंडमान से अगर हम लोग लद्दाख में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अरे यार ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया, विद इन द स्टेट हो गया, नहीं, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एक अदर यूनियन टेरिटरी है। तो जब यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी भी करेंगे तो भी हमारा IGST ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, IGST ही एप्लीकेबल होगा।
देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा कि कहने का मतलब क्या होता है कि अगर यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी ही हम लोग ट्रांसफ़र करें, जैसे कि लद्दाख से लद्दाख करते, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्टेट टू स्टेट करते हैं, वैसे यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी कर रहे हैं, तब तो वो इंट्रा होकर हमारा UTGST ही लगेगा। लेकिन जैसे हम लोग स्टेट टू स्टेट कंसिडर करते हैं, उसी तरीके से तो हमारा ये भी हो गया, अंडमान और लद्दाख भी तो हमारा 2 UT हो गए, अलग अलग 2 UT हो गए ना, तो इस तरह से भी तो हमारा अलग अलग ही ट्रांसफ़र होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारे क्या होगा, IGST ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मुझे है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस हिसाब से मैंने इसको आपको समझाया। तो आपके लिए मैंने ये डायग्राम कंसीडर किया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए कि भाई हमारी ये यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी करेंगे, जैसे स्टेट टू स्टेट करते हैं तो UTGST हो गया, और 1 स्टेट टू अदर स्टेट, 1 UT टू अदर UT, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर हो गया, तो IGST एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है, ये है आपका एग्जाम्पल्स जो आप अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एंड बात आती है हमारे कंपनसेशन एक्ट की। तो देखो कंपनसेशन एक्ट बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये एक पूरा चैप्टर ही अलग है, तो इसको हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ पे से कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ा रही। आपके लिए जो समझने वाली बात है ये कि CGST, SGST, IGST और UTGST, ठीक है, में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि CGST और SGST विद इन द स्टेट हो गया, आउटसाइड द स्टेट IGST हो गया, एंड 1 UT टू अदर UT हो गया तो IGST, और विद इन द UT हो गया तो UTGST। इस तरह से हमारी एप्लीकेबिलिटी होती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह से ध्यान रखना, हम कुछ सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब CMA का एग्ज़ाम होता है, उन सब में ये ज़्यादा रिलेवेंसी रखता है कि ये हमसे पूछा जाता है, हमें एक न्यूमेरिकल तरीके से दे देता है। ठीक है, तो वो हमें पूछ लेगा इस टाइप से, क्या बताइए। तो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि पंजाब से अगर हम लोग US से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब से अगर हम लोग US से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इंटर हो गया, क्योंकि मैंने बोला ही आउटसाइड होता है तो इट मीन्स इंटर हो गया। बट ये एक्सपोर्ट है ना, हम लोग पंजाब से US से भेज रहे हैं, हमारे इंडिया से इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट आपको पता होगा, गवर्नमेंट हमेशा ही हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, हमेशा ही उसको प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि भाई अगर हमारी इंडिया की जो चीज़ें हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर इंडिया के बाहर सप्लाई की जाएगी तो वो हमारी इंडिया में कहीं ना कहीं फॉरेन मनी को अर्न करेगी। तो इस वजह से एक्सपोर्ट को हमेशा ही प्रमोट करने के लिए हमेशा हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वो डिस्काउंट देती है, ड्रॉबैक देती है कस्टम के केस में। तो ये चीज़ें हमारे लिए होती है। तो जैसे पंजाब से US से भेजा है तो ये इंटर, लेकिन एक्सपोर्ट है तो इसमें हमारा कोई भी GST नहीं होगा, ये हमारा होगा नो GST, क्योंकि एक्सपोर्ट को हम हमेशा गवर्नमेंट हमारी छूट देती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है USA से गुजरात। ठीक है, USA से हमारा गुजरात आ गया, तो अब इंडिया से हमारे इंडिया के बाहर से हमारे इंडिया में आ रहा है, USA से गुजरात में आ रहा है इंटर, क्या हो रहा है, हमारा इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट में क्या है भाई, हमारा इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, टैक्स एप्लीकेबल करेगी। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये इंटर हो गया, तो हमारा IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि इंडिया में आ रहा है, इंडिया के बाहर से आउटसाइड द इंडिया हमारे इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, हमारा पैसा तो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट हमारे ऑब्वियस सी बात है टैक्स को एप्लीकेबल करेगी, और आउटसाइड है तो इंटर हो गया। ठीक है, तो IGST हमारा एप्लीकेबल होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है दिल्ली स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पंजाब पे। अब हमेशा इस चीज़ को याद रखना, अगर हमारे किसी स्टेट का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हमेशा हमारी गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सपोर्ट कंसीडर करती है, ऑलवेज। ठीक है, एक्सपोर्ट को ही कंसीडर करेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जिसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत होती है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे कि बहुत ही बैकवर्ड सिचुएशन में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रमोशन नहीं होता है, चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे जोन को फ्री कर देती है। ठीक है, फ्री जोन कर देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा एक स्टेट अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और किसी दूसरे सिंपल स्टेट में अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग इंटर कहते हैं, जिसपे हमारा IGST एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरा दिल्ली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बट पंजाब हमारा सिंपल है, ठीक है, तो इसमें इंटर होगा IGST। और अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा तो ये तो आउटसाइड टू आउटसाइड हो गया, तो दैट नथिंग टू डू
विद दिस। तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही जब हमारा आउटसाइड टू आउटसाइड हो गया, तब आउटसाइड से आउटसाइड क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसके साथ कुछ भी काम नहीं होगा। अगर हमारा कोई भी एक स्टेट अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो इट मीन्स वो हमेशा इंटर कंसिडर होता है। यहाँ तक कि अगर दिल्ली टू दिल्ली भी है और अगर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो भी वो इंटर ही कंसिडर होगा, वो IGST ही हमारा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमेशा हमारे इंटर कंसिडर होता है, क्योंकि हम लोग इसको एक्सपोर्ट मानते हैं, इस वजह से हम लोग इसको हमेशा IGST कंसिडर करते हैं। तो दिल्ली टू दिल्ली होगा, और अगर दिल्ली में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है तो भी वो इंटर ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये हमारा IGST एप्लीकेबल होता है। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर विद इन द होता है स्टेट तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा, और आउटसाइड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए होता है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बट कुछ चीज़ें थोड़ा बेसिक पॉइंट है, इसको भी समझना ज़रूरी है, तो थोड़ा और मैं आपको समझा देती हूँ। ये याद रखना, हमारा एक आर्टिकल होता है 279A, ये बहुत ही है इम्पॉर्टेंट है, ये GST काउंसिल है। ठीक है, हमारे GST काउंसिल का एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 279A। 279A हमारा GST काउंसिल का आर्टिकल है। ठीक है, तो GST काउंसिल का आर्टिकल 279A है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये होता है। अब GST काउंसिल में मेंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, मेंबर्स इन GST काउंसिल, कि हमारे GST काउंसिल में मेंबर्स कितने होते हैं? तो देखो, मेंबर्स हमारे टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। कितने? 33 टोटल मेंबर्स होते हैं GST काउंसिल में। ठीक है, जिसमें से ध्यान का चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जो इस टाइम पे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो हमारी जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ध्यान का GST काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और 33 मेंबर्स होते हैं। तो वो यहाँ पे डिफाइन नहीं, क्योंकि 33 मेंबर्स बहुत हो गए, तो बस इतना याद रखना कि 33 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रही हूँ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब होता है कोरम। आई होप सो कि आपको पता हो कि कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोरम का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारी कोई भी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा होता है कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, एक लिमिट होती है, किसी भी मीटिंग में एक लिमिट होती है कि इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसको हम लोग कोरम कहते हैं। ठीक है, तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है, इतने लोग प्रेजेंट हो तो ही हमारी वोटिंग्स होंगी, तो उसको हम लोग कोरम कहते हैं। तो कोरम में रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 50% की। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, जब टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 50%, इट मीन्स कितना हो गया? 33 का हाफ हो गया 16.5। 16.5 एक आदमी को आधा तो करेंगे नहीं, तो होता है 70। ठीक है, तो मिनिमम 50% मतलब होता है 33 का हाफ, 17 मेंबर्स हमारे GST काउंसिल में आने चाहिए। ठीक है, तो कोरम की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 50%, इट मीन्स 17 मेंबर्स हमारे मीटिंग्स में आने चाहिए, जहाँ पे वोट्स हमारे फेवर में होने चाहिए 75%, 3/4। मतलब मिनिमम 50% तो आए मेंबर्स, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके वोट्स जो है फेवर में होने चाहिए 3/4। ठीक है, सॉरी 75%। ठीक है, 3/4 हमारे होने चाहिए, 75% वोट्स फेवर में होने चाहिए, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 1/3, इट मीन्स 33.33%, एंड स्टेट का ज़्यादा होता है 2/3, 66.67%। आपको लगता होगा अगर सेंट्रल का कम है और स्टेट का ज़्यादा है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 1/3, 33.33%, और स्टेट गवर्नमेंट का होता है 2/3, 66.67%, और टोटल वोट्स फेवर में होने चाहिए 75%, सेंट्रल और स्टेट दोनों का ऐड करके। ठीक है, बट इंडिविजुअलिटी स्टेट का इतना और सेंट्रल का इतना होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल मेंबर्स है 33। ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट हुए 16। अब आप सोचेंगे यार 33 टोटल मेंबर्स है, तो मिनिमम 50% हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि मिनिमम 50% कोरम रिक्वायरमेंट होता है, तो 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 16 ही है। तो सिंपल सी बात है, हमारा डिसीजन कैसे अप्रूव होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि कोरम ही पहले नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ,
हमें क्या होता है कि हमारे एग्जाम में ना बहुत लेंदी क्वेश्चंस देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो जाए चाहे जीएसटी हो जाए, बहुत लेंदी देते हैं, बट वो हमेशा बहुत ही ईजी होते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ना, अगर हम उसी चीज़ को पकड़ लेंगे कि यार वो क्या बोल रहा है, तो हम अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ा यार मेंबर्स 16 ही प्रेजेंट हो रहे हैं जबकि 17 होने चाहिए, तो आगे मैं क्वेश्चन ही क्यों पढ़ूँ कि कितने लोग वोट्स दे रहे हैं कितने लोग वोट्स नहीं दे रहे, मेरे को तो अपना आंसर यहीं पे मिल गया। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नो, यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि कोरम ही हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, आप सही तरीके से पकड़ पाएँ कि एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे जब मैंने देख लिया कि 16 ही है तो मैं आगे क्यों क्वेश्चन पढ़ूँ, मैंने सीधे बोल दिया नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा बोला है कि टोटल मेंबर्स से 33 और मेंबर्स प्रेजेंट हो रहे 25। यहाँ बिल्कुल सही है क्योंकि 17 होने चाहिए और यहाँ पे 25 है, तो बिल्कुल सही है भाई, कम से कम 17 है ना, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लोगों ने वोट्स किया, ठीक है, बट स्टेट वालों ने 23 ने वोट्स ही नहीं किया, 23 ने वोट्स नहीं किया। अब 2 के तो होगा नहीं भाई, यहाँ पे उन्होंने पढ़ा ना कि स्टेट का भी 2/3 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो स्टेट का 23 ने दिया ही नहीं है, सिर्फ हमारे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है, तो यहाँ पे डिसीजन तब भी हमारा अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे 33.33% मतलब सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वोट्स फेवर में आया है, स्टेट का नहीं आया है। ठीक है, स्टेट का है ही नहीं, सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है 2 से, स्टेट का हमारा है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर भी डिसीजन अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ अगर हमारी मिसिंग होती है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, वोट्स भी हमारे जो है मिनिमम 50% होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर भी होना चाहिए 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का भी हमारा शेयर होना चाहिए 2/3, तो सब चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा कोरम या फिर हमारा जो डिसीजन है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो हमारा आर्टिकल 279 है, जीएसटी काउंसिल है जिसमें 33 मेंबर्स और ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बस लास्ट है, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई। अब आप कहेंगे जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे चैरिटी हो गई एक तरफ से, जैसे अगर कोई भी चैरिटी करना चाहता है, जैसे कि क्लोथ्स की चैरिटी, वाटर की चैरिटी, ठीक है, अगर किसी भी गुड्स की चैरिटी, अगर कोई भी चैरिटी करता है तो ऑब्वियस बात है, हमें पता ही है कि हमारे इंडिया में चैरिटी को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर कोई भी चैरिटी देता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, तो उस पर हमारा ऑब्वियस सी बात है नो जीएसटी लगता है, क्योंकि एक तो चैरिटी दे रहे हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, मैंने बोला ये एग्जाम्पल मतलब चैरिटी, तो अगर कोई भी चैरिटी दी जाती है तो उसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं, तो उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारी गवर्नमेंट उनको छूट देती है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो नो जीएसटी। सिंपल सी बात है, हमारे गवर्नमेंट का एक थंब रूल होता है, इम्पोर्ट द गुड्स, ठीक है, इम्पोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सेस। अगर हम लोग कोई भी गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो हायर द टैक्सेस, बट अगर हम लोग कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो नॉट द टैक्सेस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो हमेशा उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ड्रॉबैक दिया जाता है कस्टम के केस में, तो हमेशा नॉट द टैक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर इम्पोर्ट होता है तो हायर द टैक्सेस दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, कि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि क्या है क्या नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि मैं इसका PDF भी आपको दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एंड मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।